गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका का लेसन 2 जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। इस पाठ में लेखक ने सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया है। लेखक बताना चाहता है कि जिन लोगों ने हम पर अत्याचार किया, हमें गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा, आज भी हमारी सरकार, हमारा शासन मानसिक रूप से उनका गुलाम है। लेखक बताता है कि बहुत समय पहले की बात है, एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत की यात्रा पर आ रही थी। भारत के साथ साथ वह पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा पर भी जाती। उसके आने की खबर चारों ओर फैल रही थी। दर्जी उसकी पोशाक को लेकर परेशान था कि रानी तीनों देशों की यात्रा पर कहाँ क्या पहनेगी। गुप्तचरों का पहले अंदेशा था कि तहकीकात कर ली जाए। नया ज़माना था, सो फोटोग्राफ़र की फ़ोर्स तैयार की गई। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छप रही थीं, अर्थात कि जो खबर इंग्लैंड में छपती थी, अगले दिन वही खबर भारत में छपने लगी थी। सुनने में आया कि रानी के लिए 400 पाउंड का हल्का नीला सूट बनवाया गया है, जो भारत से मंगवाया गया था। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री और फिलिप के कारनामे छापे गए। लेखक व्यंग्य करते हुए कहता है कि रानी के अंगरक्षकों, रसोइयों की तो क्या, एलिजाबेथ के कुत्तों तक की जीवनियाँ अखबारों में छप रही थीं। इन दिनों इंग्लैंड की हर खबर भारत में तुरंत आ रही थी। दिल्ली में विचार हो रहा था कि जो इतना महंगा सूट पहनकर भारत की यात्रा पर आएगी, उनका स्वागत कितना भव्य करना पड़ेगा। किसी के बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने राजधानी दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ बना दिया गया तथा इमारतों को सजा धजा दिया गया, अर्थात रातों रात दिल्ली की काया पलट कर दी गई। लेखक कहता है कि इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, जिसकी नाक टूट रही थी। वही टूटी हुई नाक दिल्ली सरकार के लिए नाक का प्रश्न बन गई। क्यों? क्योंकि नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। नाक को हम मान सम्मान से आंकते हैं। अगर कोई बुरा काम करता है तो हम कह देते हैं कि तुमने हमारी नाक कटा दी। तो इस प्रकार नाक को हम सम्मान का प्रतीक मानते हैं। लेखक कहता है कि इस नाक के लिए कई दिनों तक सरकार परेशान रही, आंदोलन चले थे। कुछ कहते थे कि नाक रहने दी जाए, कुछ हटाने के पक्ष में थे। नाक रखने वाले रात दिन पहरे दे रहे थे, हटाने वाले ताक में थे कि कब पैरा हटे और हम जॉर्ज पंचम की नाक को तोड़ दें। लेखक कहता है कि भारत में जगह जगह ऐसी नाकें थीं और उन्हें हटा हटा कर अजायब घर में पहुंचा दिया गया था, अर्थात अंग्रेज़ों की जगह जगह मूर्तियां बनी हुई थीं और उन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था और वह टूटी हुई मूर्तियां हमारे म्यूज़ियम्स में पहुंचा दी गई थीं। कहीं कहीं इन शाही नाकों के लिए छापामार युद्ध की स्थिति बन गई थी, अर्थात कुछ लोग उन विदेशी मूर्तियों को बचाना चाहते थे और कुछ लोग उन मूर्तियों को नष्ट कर देना चाहते थे। लेखक कहता है कि लाख चौकसी के बावजूद इंडिया गेट के सामने वाले खंबे से जॉर्ज पंचम की नाक चली गई, अर्थात उसकी नाक तोड़ दी गई। और रानी पति के राज्य में आए और राजा की नाक ना पाए, तो इससे बड़ी व्यथा क्या हो सकती है। अर्थात रानी जब भारत आएगी तो इंडिया गेट भी जाएगी, और जब वह इंडिया गेट जाएगी तो जब वह जॉर्ज पंचम की मूर्ति को देखेगी तो उसकी टूटी हुई नाक को भी देखेगी, तो फिर भारत सरकार की इज्जत गिर जाएगी। सरकार यह सोच रही थी। तो जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए सभा बुलाई गई। मंत्रणा हुई, अर्थात बातचीत हुई कि जॉर्ज की नाक इज्जत का सवाल है। इस अति आवश्यक कार्य के लिए मूर्तिकार को सर्वसम्मति से कार्य सौंपने का कार्यक्रम बना और मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो बन जाएगी, पर ऐसा पत्थर लाना होगा जैसा इस मूर्ति पर लगा हुआ है। सभी नेताओं ने पत्थर लाने की बात पर एक दूसरे को ऐसे ताका जैसे यह कार्य अपने से दूसरे पर थोप रहे हों। फिर इस सवाल का हल क्लर्क को सौंपा गया। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फ़ाइल चेक की। अब क्लर्क ने पुरातत्व विभाग को कहा कि भाई आप फाइल निकालिए कि ये मूर्ति जो है किस पत्थर से बनी है। फाइल निकालने के लिए तलाशी हुई।
तो पता लगा फाइल को चूहे कुतर गए हैं। कुछ हासिल ना होने पर कांपते हुए समिति ने माफ़ी मांग ली कि भाई फाइलों को तो दीमक खा गई है, चूहे खा गए हैं। सबके चेहरे उतर गए। अब एक और कमेटी तैयार करके यह काम उसे और हर हालत में करने का आदेश दिया गया। और किसे? मूर्तिकार को। दूसरी समिति ने फिर मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार ने कहा कि मैं आपको एक राय देता हूं, लेकिन उससे पहले यहां बैठे सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाए और खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाए ताकि कोई हमारी बातों को ना सुन पाए। ऐसा ही किया गया। मूर्तिकार ने कहा कि भारत में क्या चीज़ है जो नहीं मिलती। वह हर हाल में यह काम करेगा, चाहे पूरा भारत खोजना पड़े। उसकी मेहनत का भाषण तुरंत अखबार में छप गया। मूर्तिकार ने कहा कि मैं भारत के पर्वतीय स्थलों का दौरा करूंगा और पत्थर को ढूंढ लाऊंगा। मूर्तिकार ऐसे पत्थर की खोज करने गया जिससे लाट पर मूर्ति बनी थी, परंतु वह भारत के कोने कोने में घूमा और लौट कर आया और निराशाजनक जवाब देते हुए कहा कि यह पत्थर विदेशी पत्थर है, भारत में नहीं मिलता। सभापति ने क्रोधित होकर कहा कि कितनी बेइज्जती की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया है, फिर भी पत्थर नहीं मिला। उदास मूर्तिकार अचानक चहककर बोला कि मेरे पास एक और उपाय है, लेकिन अखबारों वालों तक यह बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति खुश हुआ। मूर्तिकार ने कहा कि एक्स्ट्रा लोगों को बाहर निकाल दो और खिड़की दरवाजे बंद कर दो। चपरासी ने गुप्त वार्ता के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मूर्तिकार ने कुछ झिझकते हुए कहा कि अगर इजाज़त हो तो अपने नेताओं की किसी मूर्ति की नाक उतारकर इस पर लगा दी जाएगी। कहने का मतलब कि हमारे देश में भी बहुत सारे नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी मूर्तियां जगह जगह बनी हुई हैं। तो क्यों ना मैं उन मूर्तियों में से किसी एक की नाक, जो जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति की नाक पर फिट बैठ जाएगी, उसे लगा दूंगा और इस प्रकार नाक का मसला हल हो जाएगा। थोड़ा झिझक के बाद सभापति ने खुशी से स्वीकृति देते हुए इस कार्य को बड़ी होशियारी से अंजाम देने को कहा और उन्होंने मूर्तिकार से कहा कि यह काम कर लो, लेकिन बड़ी होशियारी से करना, कानो कान किसी को खबर ना हो। लेखक कहता है कि नाक के लिए मूर्तिकार फिर यात्रा पर चल दिया। वह दिल्ली से बंबई गया, गुजरात और बंगाल गया, यूपी, मद्रास, मैसूर, केरल आदि पूरे भारत के चप्पे चप्पे में गया, परंतु सब प्रतिष्ठित देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी। अब जब सब जगह वो नाक ढूंढ कर आया तो सभा में पहुंचा। सभापति ने पूछा नाक मिल गई? उसने कहा नहीं हजूर, नहीं मिली। उसने पूछा क्यों नहीं मिली? तो उसने बताया कि हमारे जो प्रतिष्ठित देशभक्त हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी है, ऊंची है। यह जवाब पाकर सब फिर क्रोधित हुए। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि मेरे पास एक और उपाय है, अगर आप लोग कहें तो मैं बताऊं। सबने कहा बताओ। मूर्तिकार ने फिर वही कहा कि खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाए ताकि कानो कान किसी को खबर ना हो। ऐसा ही किया गया। तो मूर्तिकार ने कहा सन 42 में बिहार में सेक्रेटरीट के आगे शहीद हुए बच्चों की मूर्ति बनी हुई हैं। मैं उन बच्चों की मूर्ति की नाक, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट बैठ जाएगी, तोड़कर ले आऊँगा और लगा दूंगा। क्योंकि बच्चे की नाक छोटी होती है तो वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट बैठ जाएगी। आज्ञा दे दी गई। वह बिहार गया, वापस लौटकर आया। सभापति ने पूछा कि नाक मिल गई? मूर्तिकार ने कहा नहीं मिली। पूछने पर उसने बताया कि दुर्भाग्य से भारतीय बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मान सम्मान ही नहीं, भारत के बच्चे बच्चे का सम्मान अंग्रेजों के मान सम्मान से बहुत बड़ा है। मूर्तिकार ने फिर जवाब दिया, दिल्ली की तमाम तैयारियां तो पूरी हो गई थीं, परंतु वो नाक का जो मसला था वही हल नहीं हो रहा था। मूर्तिकार को भी पैसों का लालच था जिसे वह छोड़ नहीं पा रहा था।
उसने एक और उपाय सुझाया। उसने कहा कि एक उपाय और है, अगर आप कहें तो बताएं। सभापति ने कहा कि बताओ क्या उपाय है। उसने कहा कि हमारे भारत की 40 करोड़ जनता है, तो मैं किसी भी 40 करोड़ आदमियों में से नाक को नापूंगा और जिस व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठेगी उसकी नाक काट लाऊंगा और मूर्ति पर फिट कर दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया, कानूफूसी होने लगी। उसका कारण था कि 40 करोड़ में वो सभापति और सभा में बैठे लोग भी आते थे। हो सकता है उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट आ जाती, लेकिन अपनी नाक का प्रश्न बनाया हुआ था भारतीय सरकार ने, तो उन्होंने उसको इजाज़त दे दी। लेखक कहता है कि दूसरे दिन अखबार में सिर्फ इतना छपा कि जॉर्ज को जिंदा नाक लगाई गई है, अर्थात ऐसी नाक जो पत्थर की कतई नहीं दिखती। नाक लगाने से पहले हथियारबंद सैनिक तैनात कर दिए गए थे। मूर्ति के पास के तालाब को साफ करके उसमें ताज़ा पानी भर दिया गया था ताकि जिंदा नाक लगने के बाद वह पानी की नमी से ताज़ी बनी रहे, सूखे नहीं। मूर्तिकार स्वयं अपने बताए हल से परेशान कुछ और समय मांग रहा था। उसने हिदायत अनुसार नाक लगा दी, लेकिन अगले दिन अखबार में कोई भी खबर नहीं आई। सिर्फ इतना छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक का मसला हल हो गया है। मूर्ति पर ऐसी नाक लगा दी गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबार में ना तो किसी उद्घाटन की खबर छपी, ना फीता काटने की, ना ही किसी समारोह की, ना किसी जलसे की। लेखक कहता है कि एक ही तो नाक चाहिए थी, फिर इतना गमगीन माहौल क्यों था, इसका पता नहीं चला। तो ये एक पार्ट था हमारा जॉर्ज पंचम की नाक। अगला पार्ट अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।